एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम मोल कंसेप्ट की सेकंड वीडियो में आ गए हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और सेम यही सब चीजें मॉलिक्यूल्स के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था वो सबको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो आज हम मोल कंसेप्ट का सेकेंड वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, जो हमें मोल कंसेप्ट में आज की वीडियो में समझना है, वो उसका नाम क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, तो सिर्फ नाम पे ही जाओ, ठीक, नाम से ही समझ आ जाएगा कि एटॉमिक मास कहना क्या चाहता है। द मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ ए एटम इज नोन एज क्या, एटॉमिक मास। मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास ना तुम्हें जनरली दिखेगा कि हम एटॉमिक मास को या तो एमयू में एक्सप्रेस करते हैं या फिर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस कर सकते हो, या तो एमयू में या फिर ग्राम में। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, हम पहले एमयू वाले को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि एमयू का मतलब क्या होता है। तो एमयू का सबसे पहले तो फुल फॉर्म सुन लो। एमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर हम इसे यूनिफाइड मास भी कहते हैं। मतलब स्मॉल यू में तुम्हें रिप्रेजेंट करके ये बुक्स में दिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एमयू होता क्या है। तो देखो, 1 एमयू इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, क्या बोला मैंने कि कार्बन का जो आइसोटोप है C12, उसके एक एटम का 1/12 जो भी मास होगा वही किसके बराबर होता है, 1 एमयू के। तो अब वो कितना मास होता है हम पहले वो निकालेंगे। ठीक है, मतलब इसको हम कैसे निकालें ये समझो, बहुत इजी है। क्या बोला मैंने, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। पहले तो हम एक एटम ऑफ कार्बन का मास निकालते हैं। तो सबसे पहले समझो, एक एटम में मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन। जनरली पता है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स ही होते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है ना, यहाँ पे क्या कर दो, अब कार्बन है, कार्बन में क्या होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है, 12 उसका मास नंबर होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12 में से 6 गया 6, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका एक एटम का मास निकालना है ना, तो क्या करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के नंबर कितने हैं, 6, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन्स कर दो। समझ आया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन्स। वैसे ही न्यूट्रॉन के नंबर इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दो। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन कर दो, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 6, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg ये लिख लिया हमने, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 6 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। समझ आया। अब एक बात बताओ, यहाँ से मैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27 कॉमन ले सकती हूँ, तो इसे बाहर लग दो। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 को हमने बाहर ले लिया, तो क्या आ जाएगा, 6 + 6, तो 6 + 6 क्या आ जाएगा, 12। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये लिखा हमने। ठीक, यही तो होगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये मास के, ये इसका 1/12 ही तो एमयू बताता है। तो एक काम करो, इस वैल्यू को उठा के लेके चलो, क्या होगा, इस वैल्यू को 1/12 इंटू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक, तो 12 से 12 कट गया, तो 1 एमयू कितने के बराबर होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। समझ आया। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लेना कि 1 एमयू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, तो kg में होगा तो 10 की पावर -27 रहेगा। अगर यही चीज ग्राम में लिखना चाहो तो 1 एमयू इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो अब से कोई भी पूछे एक एमयू की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 एमयू इज इक्वल्स टू कितना, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, या फिर 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, क्लियर है इतना बात। तो 1 एमयू
कुछ नहीं, बस एक नंबर होता है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से इतना कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब मैं तुम्हें एक और चीज समझाना चाहती हूँ। किसी भी एटम का अगर तुम ध्यान दो तो मास ऑफ, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन निकाल रहे हैं ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक एटम के कार्बन के एक एटम का मास निकाल रहे थे। अगर तुम ध्यान दो तो हमने क्या किया है, 12 कार्बन में 12 क्या होता है, उसका मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg एटम में किसकी वैल्यू होती है, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के मास की। समझ आया। तो हेंस यहां से हम ये कंक्लूड करेंगे कि किसी भी मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट अगर तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे, उसका मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दोगे। समझ आया। तो आई होप ये कहानी समझ आई होगी। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि ऑक्सीजन के किसी एक एटम का मास निकालो, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे, क्या करोगे, सेम वही चीज बताया था, मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इसका मास नंबर कितना होता है, 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। मान लो मैं ग्राम में लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ। अब ये इतनी वैल्यू को हमने क्या एक स्पेसिफिक नाम दे दिया था ना, AMU। तो यहाँ पे मैं इसके जगह, इतना बड़ा वैल्यू की जगह AMU नहीं लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या बोलोगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 AMU। समझ आया। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कितना है बताओ, 16 AMU के बराबर है। समझ आए। अगर सेम मैंने बोल दिया सोडियम का एक एटम के मास बताओ, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम कैसे निकालोगे, बताया ना मैंने। क्या करो, मास नंबर, तो सोडियम का मास नंबर कितना होता है 23 इंटू क्या कर दो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये वैल्यू पर्टिकुलरली इतने, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, AMU बोलते हैं ना। तो इसे क्या ले लो, AMU, इसकी जगह मैं AMU लिख सकती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 23 AMU, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये कंक्लूड कर सकते हो ना कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या होगा। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास तुम निकाल सकते हो ना। सिंपल, ये बात याद रखना जरूरी है, इस वजह से मैंने यहाँ पे समझाया था। अब हम एक छोटा सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, पहले इसे लिख लो अगर समझ आया है तो। 1 AMU इक्वल्स टू कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg या फिर 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक। अब ये वहाँ जो चीज़ें मैं लिखती जा रही हूँ ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तुम्हारे याद करने के लिए इसलिए मैंने वहाँ लिख दिया, ठीक। अब एक और चीज़ है, एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक AMU कितने जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो जूल से भी पूछ सकते हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे हम उसको देखेंगे। 1 AMU को अगर हमें जूल में पूछेंगे कितना जूल होता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ, E इज इक्वल्स टू mc², ये फॉर्मूला सुना होगा। यहाँ पे m क्या होता है, मास, और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, यही होती है वैल्यू। तो अब यहाँ पे जरा E इज इक्वल्स टू m, मास की जगह वो वैल्यू रखो, इंटू 10 की 1.67 इंटू 10 की पावर -27 के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे मास 1 AMU में की वैल्यू कितनी होती है, उतने kg के बराबर या ग्राम के बराबर ना। तो वो वैल्यू यहाँ पे मास की जगह रखो। C स्पीड ऑफ लाइट की जगह क्या करो, वैल्यू रखो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसको क्या करोगे, स्क्वायर कर दो, ये वैल्यू रखो। अब एक बात बताओ, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 3 9 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 8 2 16 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होगा। और इसकी यूनिट क्या है kg, ठीक।
अब इस वैल्यू को इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 15.03 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 27 में से 16 गया कितना होगा, 27 में से जब 16 जाएगा तो कितना आएगा 11, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -11, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब एक बात बताओ, 10 की पावर -11, चाहो तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 1.503 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई होगा, तो वो अगर एक दूसरे से कट जाएंगे तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो क्या बोलोगे यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, है ना, जिसको हम जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है हमारा 1 AMU कितने जूल के बराबर होता है, 1.503 इंटू 10 की पावर -10 जूल के बराबर होता है। समझ आ रहा है ये चीज़, आई होप क्लियर होगा। मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ 1 AMU कितने जूल के बराबर होता है 1.503 इंटू 10 की पावर -10 जूल के बराबर भी होता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हमने पिछली बातें सब समझ ली, अब हम एक कंसेप्ट समझेंगे जिसका नाम क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, या फिर तुम उसे आम भी कह सकते हो, ठीक है। क्या बोलोगे, आम, ठीक। तो अब हम समझेंगे एवरेज एटॉमिक मास, या फिर हम आम की कहानी किसके लिए पढ़ते हैं। देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो क्या बोलोगे 12। अगर मैंने ऑक्सीजन का बोला तो क्या बोल देते हो 16, नाइट्रोजन का बोला तो क्या बोल देते हो 14, ठीक है। तो ये तो जैसे तुमने बता दिए। अब जैसे अगर तुमसे पर्टिकुलरली क्लोरीन आ गया, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, Cl35 एंड Cl37। तो अब इसमें देखो Cl35 एंड Cl37, तो Cl35 एंड Cl37 ये आते हैं। तो अब अगर मैंने एटॉमिक मास पूछा तो तुम क्या आंसर करोगे, ये बोलोगे कि ये बोलोगे, है ना। तो फिर एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट ना आइसोटोप्स के लिए ही आता है, समझ आया। जहां पे हमें जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में, है ना। तो जब आइसोटोप्स आते हैं ना तब हम एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे वो भी चीज मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास इज द average it is the average of atomic masses of all the isotopes of an एलिमेंट। ये तो क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम इसे निकालते कैसे, तो ये समझो, मान लो एक एलिमेंट है A, ये 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर रहा है, A1, A2 और A3, ठीक है। तो हम अब इस 3 आइसोटोप्स है, तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग होगा, तो हम यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका पता है क्या है, हमेशा ना जब एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट आएगा ना तो तुम्हें परसेंटेज अबंडेंस, मतलब ये 3 आइसोटोप्स कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं वो भी तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन होगा, समझ आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्या डिटरमाइन द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन विच कंटेन 75% ऑफ Cl35 एंड 25% ऑफ Cl37। मतलब क्लोरीन है, 2 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, बता रखा है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल लो जब उसमें 75% Cl35 है और 25% Cl37 है, ऐसे तुम्हें। तो ये जो परसेंट दे रखा है ये क्या है, परसेंटेज अबंडेंस कि कितना एग्जिस्ट कर रहा है। तो तुम्हें ये हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में दे रखा होगा, तो तुम्हें क्या करना है बताओ, ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं उसके हेल्प के थ्रू ही मैं बताती हूँ। तो तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो क्या करो, Cl35 था, इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना था 75%, ठीक। और ऐसे Cl37 है, इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है 25%। तो क्या करो ना, इसका एटॉमिक मास 35 को 75 से मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 75 कर दो, प्लस इसका 37 को, मतलब इसका एटॉमिक मास को इसके अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 37 इंटू 25 कर दो, डिवाइडेड बाई क्या कर दो 100 कर दो। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, कि वैल्यू आती है 2625
और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 925, है ना। डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 100, तो वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, प्लस करो, डिवाइड कर दो 100 से, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आती है 35.50%, 35.50। तो ये हो गया क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। समझ आया? तो आई होप ये बात क्लियर होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16.12। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ O16 है 90, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अदर आइसोटोप्स O17 एंड O18। तो हमें क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि हम परसेंटेज मतलब 100 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो 100 एटम्स में क्या बोल दिया है कि O16 का जो आइसोटोप है उसके कितने एटम्स है, 90। लेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स बी 100, जिसमें कि नंबर ऑफ एटम ऑफ O16 कितना है, 90, है ना। और बाकी हमें परसेंटेज आइसोटोप्स निकालने हैं O17 और 18 के, है ना। तो मान लो 17 वाले के लिए लेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ O17 जो है वो A मान लो, ठीक है। तो 100 एटम कंसिडर किया, 100 में से 90 16 वाले के आइसोटोप्स है, ए आइसोटोप्स 17 वाले के हैं, तो बच गए कितने, 100 में से 90 गया, कितने बच गए, 10 में से ए है 17 वाले के आइसोटोप्स, तो बचे हुए लेट द टोटल नंबर ऑफ क्या ओ क्या 18 वाला है, इसका कितना हो जाएगा बताओ, तो 10 - a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस वाले के एटम्स हो जाएंगे, ठीक। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर्म इज इक्वल्स टू क्या होगा, परसेंटेज आइसोटोप मतलब ये 90 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दो 16, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस क्या कर दो 17 मल्टीप्लाइड बाई a कर दो, तो 17 मल्टीप्लाइड बाई a कर दो, फिर क्या करोगे प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 - a कर दो, 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 - a अपॉन 100 कर दो। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा बताओ। अच्छा ये भी वैल्यू तो दे रखी है 16.12, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा 1440 प्लस 17a हो जाएगा प्लस 18 × 10 हो जाएगा क्या 180 और 18 को a -18a ये आएगा। जो ये 100 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये हम 1612 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1612। अब इसे सॉल्व करो, बताओ 1440 में 180 प्लस होगा कितना आएगा बताओ, इसमें इसको प्लस करो तो आंसर आ जाएगा 1620 और यहाँ क्या हो जाएगा 18a - 17a कर दो तो कितना आ जाएगा 1a ना, साइन किसका लगा दो a -a आ गया, यहाँ आ गया 1612, ठीक। बताओ ये यहाँ जाएगा क्या आएगा 1612 - 1620 इज इक्वल्स टू -a, 12 में से मतलब 20 में से 12 गया कितना है -8 इज इक्वल्स टू -a, तो माइनस माइनस कट गया तो a कितना आया हमारा 8, समझ आया। तो मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ एटम O17 के एटम्स कितने हैं 8, तो O18 वाले के एटम्स कितने हो जाएंगे 10 - 8 कितना हो गया 2, समझ आ गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम समझेंगे नया टर्म जिसका नाम क्या है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। हमने ये समझ लिया 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का अगर मास निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। बट ग्राम एटॉमिक मास से पहले मैं एक कंसेप्ट है जो बताना चाहती हूँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। मान लो हम ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ मैंने बोला मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है तो तुम क्या बताओगे। तो देखो जिनको अगर बिल्कुल नहीं पता, जीरो पे है वो, उन्हें यही नहीं पता कि मोल क्या है, तो देखो सिंपल मैं अभी हल्का फुल्का समझा देती हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी
देखो जैसे डजन होता है, दर्जन, दर्जन सुना होगा ना, तो दर्जन में हमेशा कितना नंबर होता है? 12। किसी ने अगर बोला 1 दर्जन केले दे दो, तो इसका मतलब हमें पता है हमें 12 केले देने, ठीक है। तो वैसे ही मोल इज जस्ट अ नंबर, जो कि कितना होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? मोल का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक, इतना समझ लो। अब हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, मैं ये समझा रही हूँ, ठीक है। तो शुरू करें। अब देखो, अगर मैं यहाँ से मोल वर्ड हटा दूं तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं? क्या बताया था? मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का? 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर क्या होगा? -27, है ना। ये वैल्यू होती है एक एटम के मास को निकालने का, ये तरीका है। अब अगर इसमें मोल वर्ड एडेड है तो एक एटम का इतना मास है, तो एक मोल एटम का कितना मास होगा बताओ? एक मोल का कितना मोल होगा, मतलब क्या वैल्यू होगी? तो क्या कर दोगे? 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये लिख दो, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब? अब ये होती है, इतनी वैल्यू होती है एक मोल एटम की, ठीक। तो अब यहाँ एक बात समझो, जब भी तुम इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, या इतना बात समझ लो, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 बताया था मैंने, ये AMU होता है। जब AMU मोल से मल्टीप्लाई होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्राम आएगी, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, तो इसके जगह सिंपल 1 ग्राम लिख दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 16 इंटू 1 ग्राम, दैट इज 16 ग्राम ना। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन कितनी वैल्यू हुई? कितनी वैल्यू होगी बताओ? 16 ग्राम। 16 ग्राम है ना, ये क्या बोला मैंने? 16 ग्राम। तो 16 ऑक्सीजन का क्या होता है? एटॉमिक मास ना। अगर सेम यही कंसेप्ट मैं ये क्वेश्चन दे दूं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम निकालो, तो सोडियम के लिए वही चीज, एक एटम ऑफ सोडियम का अगर मास निकालना होगा तो क्या करोगे? सोडियम का कितना होता है? 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 करोगे। फिर एक मोल सोडियम एटम निकालना है तो इसी में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 करोगे, बोलो करोगे। फिर हमें पता है ये AMU इंटू Na क्या होता है? मोल का रिप्रेजेंटेशन होता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो AMU इंटू Na हमेशा 1 ग्राम होता है, तो यहाँ कितना हो गया? 23 ग्राम। मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ये भी कितने के बराबर आया? 23 ग्राम, है ना। तो कभी भी मास ऑफ 1 मोल ऑफ any atom will always be equal to its molecular mass या फिर atomic mass। अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास के बराबर होगा। देखो ना, सोडियम का भी एटॉमिक मास कितना होता है? 23। और यहाँ पे भी देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितने के बराबर है? 23 ग्राम ना। ऐसे ही कोई भी मैं एटम दूं ना, तो उसका मास ऑफ 1 मोल ऑफ एक्स एटम उसके एटॉमिक मास के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखो। तो ये चीज मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बताई है, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट बातों के अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या? मास ऑफ 1 मोल एटम कितने के बराबर होता है बताओ? अगर मैं एक ऑक्सीजन एग्जाम्पल में लेके चलती हूँ, ऑक्सीजन, तो वो हमेशा कितने के बराबर होगा? 16 ग्राम, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और हम ग्राम एटॉमिक मास को ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट। थोड़ा सा यहाँ बस ध्यान दे दो, चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ग्राम एटॉमिक मास को के जगह पे कभी कभी तुम्हें 1 ग्राम एटम ऑफ फलाना कुछ भी हो सकता है, ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास लिखा हो, चाहे ये हिस्सा लिखा हो, बात एक ही चीज है। अगर कहीं ये लिखा आता है कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हम ग्राम एटॉमिक मास की ही बात कर रहे हैं, समझ आया? अब देखो,
तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैंने ये लिखा तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने के बराबर होगा, बताओ कितने के बराबर होगा। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या था, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसी को तो क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16। तो ग्राम एटॉमिक मास अगर लिखना होगा तो क्या लिख दोगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बताओ, 16 ना, 16 ग्राम। समझो, अगर नहीं समझ आ रहा है बस 2 मिनट सफर करो, चीजें समझ आ जाएगी। तो ग्राम एटॉमिक ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 16 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम पूछ लिया तो क्या बोलोगे, 23 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन पूछ लिया तो क्या बोलोगे, 12 ग्राम, है ना। तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन ये कितने के बराबर होता है, 16 ग्राम, है ना। सेम अगर तुम अभी जस्ट जो मैंने बात बताई थी, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन भी कितने के बराबर होता है, 16 ग्राम ना। तो इसका मतलब चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये भी तो कितने के बराबर होता है, 16 ग्राम के ही बराबर होता है ना। बोलो, वहां पे भी किसी भी एटम का अगर 1 मोल का मास तुम निकालते हो तो वो हमेशा 16 ग्राम, 23 ग्राम, 22 ग्राम ऐसे ही आएगा, मतलब ग्राम में ही वैल्यू आती है। और वही चीज तो ग्राम एटॉमिक मास भी होती है। तो कहीं तुम्हें डायरेक्ट ग्राम एटॉमिक मास अगर ना दिखे और अगर ये चीजें भी दिख रही हो, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिखा हो मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इनको किसके बराबर लिखोगे, 16 ग्राम के बराबर ही लिखोगे। समझ आया, ये स्टेटमेंट्स जरूरी है। या फिर हम ये लिख सकते हैं मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों ही कितने के बराबर होता है बेटा, 16 ग्राम। समझ आ रहा है। तो आई होप ये चीज समझ आई होगी। ग्राम एटॉमिक मास को तुम इन 3 तरीकों से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, या फिर मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन भी 16 ग्राम के बराबर होता है, और मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन भी 16 ग्राम के बराबर ही होता है। समझ आया। अब जैसे देखो, अब मैं तुम्हें एक और चीज समझाती हूँ, रिलेटिव। देखो, तुमने आम समझ लिया, एवरेज एटॉमिक मास समझ लिया, ग्राम एटॉमिक मास समझ लिया। अब एक टर्म समझो, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर तुम अभी ये समझो, इसके बाद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में हम कोई चीज निकाल रहे हैं। तो किसी का भी एटॉमिक मास ले लो, एटॉमिक मास जैसे ऑक्सीजन का है तो हम क्या लेके चलते थे, 16 AMU ना। तो 16 AMU डिवाइडेड बाय सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटॉमिक मास 1 AMU। तो 1 AMU से जब इसे डिवाइड करोगे तो AMU कट गया, क्या आया 16। तो 16 क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। समझ आया। अभी मैं समझा रही हूँ, जैसे ये अगर तुम्हें ये लिखा हो 16 ग्राम, ठीक, लिखा हो 16 AMU और लिखा हो सिर्फ 16, तो ये क्या लिखे हुए हैं, तो अगर सिर्फ 16 है तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, ऑक्सीजन का ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास दिया है। अगर 16 AMU लिखा है तो ये क्या दे रखा है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने के बराबर होता है, 16 AMU। देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 16 AMU। तो किसी के आगे अगर AMU लिखा है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अगर किसी के आगे ग्राम लिखा है तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर दिस इज द मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, एक एटम का मास हमेशा क्या लिखा होगा, अगर AMU लिखा है दैट मीन्स वो क्या दे रखा है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास की बात कर रहे हैं। अगर 16 ग्राम लिखा है, इसका मतलब या तो तुम इसे ग्राम एटॉमिक मास समझो, या फिर ये क्या दिया है, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। समझ आया।
अंतर समझ रहे हो? आई होप क्लियर होगा। और अगर सिर्फ 16 लिखा है इसका मतलब हम रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं। जैसे अगर सोडियम है, सोडियम में लिखा हुआ है 23 ग्राम, तो इसका मतलब हम ये सोडियम का क्या बोल रहे हैं? ग्राम एटॉमिक मास। अगर कोई बोलेगा कि 23 ग्राम क्या है, तो ये भी कह सकते हो दिस इज द मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम। अगर लिखा है 23 AMU, मतलब दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। अगर सिर्फ 23 लिखा है इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ आया? तो अगर किसी के आगे AMU लिखा है दैट मीन्स मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी के आगे अगर ग्राम लिखा है तो इसका मतलब हम या तो ग्राम एटॉमिक की मास की बात कर रहे हैं, या फिर वो क्या दिया हुआ है? मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अगर सिर्फ नंबर लिखा है, आगे कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर होगा। ये बहुत 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 ही ज़रूरी है, इसे कॉपी कर लो। और मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पे लिख देती हूँ। ऑक्सीजन का ही मैं लेके चलती हूँ। अगर मैंने लिखा है मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हमेशा कितने के बराबर होगा? 16 AMU। अगर लिखा है मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके आगे हमेशा क्या दिखेगा तुम्हें? 16 ग्राम, या फिर ये ग्राम एटॉमिक मास की बात हो रही है। अगर क्या लिखा है? सिर्फ 16 लिखा है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप इट इज क्लियर। अगर समझ नहीं आया वापस बैक करो, देखो, समझो इस चीज को, ठीक है? अब मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम मॉलिक्यूलर मास की बातें और अगले वीडियो में हम मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मोल्स के बारे में और डीपर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।